तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको एक ऐसा शहर बतलाना है जिसके गेट के ऊपर 10 लेटर्स का एक नेम प्लेट पाया गया था। काफी महत्वपूर्ण है वह शहर आपका। अगर बात करेंगे हम लोग भारत के इतिहास में तो काफी महत्वपूर्ण है, खासकर हड़प्पा के इतिहास में अगर हम देख रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप लोग को मैं जानकारी दे दूं, ये कौन सा है, ये धौलावीरा है। ये कौन सा शहर है हमारा, धौलावीरा। धौलावीरा याद रखिएगा, यह हड़प्पा के 5 बड़े शहरों में से एक है। तो धौलावीरा हड़प्पा के 5 बड़े शहरों में से एक है। अब यहां पर याद रखिएगा, सिर्फ धौलावीरा से एक ही क्वेश्चन नहीं आता, धौलावीरा से कई भी क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा कहेंगे वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो है वह जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का था। आज जिस लेवल पर आप वाटर मैनेजमेंट की सोचते हैं उस लेवल का है। धौलावीरा एक्चुअली 2 नदियों के बीच बसा हुआ था। तो धौलावीरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर धौलावीरा है तो ये 2 नदियों के बीच में था। एक थी मनहर और दूसरी थी मनसर। तो मनहर और मनसर 2 नदियों के बीच में बसा हुआ बसावट को ही हम लोग धौलावीरा कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें इस प्रकार से ड्रेनेज व्यवस्था की गई थी कि दोनों नदियों के पानी को जोड़ दिया गया था और बहुत बेहतरीन यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था थी जल प्रबंधन का। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट था रहा होगा उस समय में यह डेवलपमेंट। तो यहाँ पर धौलावीरा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थल। चलिए वापस आते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड करने में। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं तो यह हमारा बेसिकली पैलियोलिथिक, जिसे हम लोग पूरा पाषाण कहेंगे, वहीं पर दूसरा हमारा आ जाएगा मेसोलिथिक, जिसे हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं, और वहीं पर तीसरा आ जाएगा न्यूलिथिक, जिसे हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये 3 बेसिकली इरा में बटा हुआ है हमारा पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल है। यह 3 हिस्सों में हमारा बटा हुआ है और ये तीनों के तीनों हिस्सों को हम लोग को धीरे धीरे करके हम लोग सारा का सारा इसको समझेंगे। हालांकि ये सेक्शन हमारा सेक्शन बी का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हल्का सा एक आउटलाइन केवल आप लोग को दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पैलियोलिथिक अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2.5 लाख साल से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यह 50,000 BC तक यह पाया गया है। तो 2.5 लाख से लेके 50,000 BC तक पाया गया है। वही मेसोलिथिक की बात करेंगे तो यह 50,000 से लेकर 10,000 BC तक यह पाया गया है। न्यूलिथिक की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह 10,000 से लेकर आपका यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं न्यूलिथिक, तो 10,000 से के बाद से यहाँ पर से ये शुरुआत होता है। तो यहाँ पर 2.5 लाख से लेके 50,000 तक पैलियोलिथिक। मेसोलिथिक में बात करेंगे तो 50,000 से 10,000। अब न्यूलिथिक की बात करेंगे तो 10,000 से लेकर यह आपका 3,000 BC तक काउंट होता है। हालांकि आप देखेंगे अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग टाइप का वर्णन मिलेगा आप लोगों को, तो उससे घबराना नहीं है। ये आपको मोटा मोटी क्लासिफिकेशन याद रखना है कि ये इस प्रकार से डिवाइड है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने झारखंड वाले स्टडी को, ये आप लोग देख लेंगे। हालांकि हम इसको कुछ नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा का पूरा प्रॉपर डिवीजन। अभी सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक में इसका प्रॉपर डिवीजन शुरू करेंगे। मेसोलिथिक की क्या क्वालिटीज है, न्यूलिथिक की क्या क्वालिटीज है, पैलियोलिथिक में क्या डेवलपमेंट थे हमारे, तो ये पूरे के पूरे डेवलपमेंट को समझाते हुए, ठीक है। आज हमारा इधर से जो फोकस है वो है झारखंड के ऊपर पूरा का पूरा इस
क्योंकि हम लोगों का 50% फोकस झारखंड के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर 50% अगर फोकस हमारा झारखंड के ऊपर नहीं रहेगा तो मान के चलिए मामला गड़बड़ हो सकता है आपके लिए। तो 50% फोकस रखिए झारखंड की पढ़ाई के ऊपर कि झारखंड में क्या है, कैसे है। और यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ टारगेट मैंने कल ही आप लोग को दिया था 100 में 80 क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। चाहे आप मान लीजिए आपको कोई कैटेगरी सपोर्ट है, आप एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो भी याद रखिएगा ये 70 के आसपास करोगे तभी जाके आपका होगा। तो यहाँ पर आप लोग सबको 80 लेके चलिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत जाने वाला है, ये मैं बतला दे रहा हूँ। कारण सीधा सा है, सीट काफी कम है और आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पिछला 5 साल से कुछ नहीं किया है। तो अब पूरा 5 साल का बच्चा एक साथ जमा है और सबका सब एग्जाम दे रहा है, तो कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट को यहाँ पर से हम लोग लेके चलेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था। कल किसी बच्चे ने कहा था मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको पता चले कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिएगा झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जो हम लोग यहाँ पर इससे पहले पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो यहाँ पर पाषाण काल से हमारा आरंभ होता है, जब से मनुष्य इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलता है। बड़ा मजेदार चीज है ये जो पहला लाइन है, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझो। अब झारखंड के इतिहास में इसको हम लोग रख के देखें कि झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब से मनुष्य इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलता है। मजेदार चीज देखिए, आपके इतिहास में आगे चल के क्या मिलेगा, जो सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है वो उसका नाम है असुर। हमारे यहाँ सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है असुर। इसको कहा जाता है कि ये झारखंड में इनका प्रवेश हुआ 600 बीसी में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है मुंडा, इनका प्रवेश हुआ 600 एडी में। बड़ी अच्छी बात। और देखिए संथाल, पूरा का पूरा संथाल परगना, इनका प्रवेश हुआ झारखंड में 1790 एडी में, यानी कि ईस्वी में 1790 में। अब ये समझ में नहीं आता, झारखंड का सबसे पहला ट्राइब असुर हम लोग कहते हैं और ये सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके बाद मुंडा दिखता है, उसके बाद संथाल, ये सारे के सारे बीच में बहुत सारे और भी ट्राइब्स है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 32 ट्राइब्स में से ये सबसे पुराना है। तो जब 600 बीसी में इनका आप आगमन डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर कौन रह रहा था स्टोन एज में भाई? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न बनता है कि आखिर 600 बीसी में आप बताएंगे, हमारा मॉडर्न इतिहास बताता है जो अंग्रेजों ने लिख के इस झारखंड के बारे में लिख कर गए हैं। तो इन्होंने क्या, अंग्रेजों ने क्या लिख दिया है, 600 बीसी में असुर आए, मुंडा आए 600 एडी में। बड़ा अच्छा बात है। लेकिन ये बताओ फिर ये स्टोन एज में कौन रह रहा था? अंग्रेज तो नहीं रह रहे थे कहीं? ये तो लगता है धीरे से वो लोग ये भी लिख देते कि भाई अंग्रेज ही झारखंड के ओरिजिनल और मूल निवासी हैं और वही यहाँ रहा करते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन वाइज क्लियर कर दिया है। असुर ओल्डेस्ट ट्राइब, पहला क्वेश्चन ये आता है हमारा। दूसरा आता है ये आए कब थे, तो 600 बीसी में आए थे। वहीं पर हम बात करेंगे मुंडा 600 एडी में आए थे। ये ऐसा हमारा ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है, याद रखिएगा। मेरा इससे कोई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये किताब में चूंकि लोगों ने लिख दिया है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते भाई। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है अंग्रेज ही रहते होंगे, एलिजाबेथ शायद रहती होगी यहाँ पर स्टोन एज में झारखंड में आके। मे भी पॉसिबल है भाई, हो सकता है। सब कुछ दुनिया में पॉसिबल है, क्योंकि जब सबको पता है कि असुर यहाँ पर ओल्डेस्ट ट्राइब है, मुंडा है, हो है, ये सारा का सारा है, तो सब बाहर से ही आया, तो फिर झारखंड में ओरिजिनल कौन था और फिर स्टोन एज में कौन आदमी रह रहा था? अरे सीधा सा चीज है, ये झारखंड है, ये हमारा उड़ीसा है, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। एक है कि उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से एक सीरीज झारखंड आया, पर वहीं झारखंड से कुछ लोग छत्तीसगढ़ भी गए होंगे, इधर से उड़ीसा कुछ गया तो उड़ीसा से कुछ लोग इधर से आए होंगे। वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल से संथाल का कहा जाता है और आए हैं, तो वेस्ट बंगाल से अगर कुछ लोग झारखंड आए हैं तो झारखंड से भी वेस्ट बंगाल गए होंगे। इसको इतना
वैल्यू क्यों देना और ये बताना क्योंकि असुर 600 बीसी में आए थे, मुंडा 600 एडी में आए थे, संथाल 1790 में आए थे, ये बताने का क्या लॉजिक, मुझे ये बताओ। खैर चलो आगे चलते हैं। इतिहास में पढ़ना आपको यही है, तो याद रखिए इन सारे डेट्स को। चलिए यहां पर अब बात करेंगे इस इलाके में, झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ताम्रपाषाण युग, चैल्कोलिथिक पीरियड के यहाँ पर प्रमाण आपको मिलते हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा एक स्वतंत्र भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान मगध साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मानी जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा मगध साम्राज्य यानी कि 600 बीसी, मगध साम्राज्य का स्थापना या कह सकते हैं इमर्जेंस एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हुआ है 600 बीसी में। तो 600 बीसी में यह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध का इमर्जेंस होता है। याद रखिएगा मगध के इमर्जेंस में झारखंड का सबसे बड़ा योगदान है। अगर मगध ने ह्यूमन पावर के साथ अपने राज्य को खड़ा किया था तो उस ह्यूमन पावर को स्ट्रेंथ देने का काम झारखंड से किया गया था। यहाँ पर मगध की सेना में जो सबसे बड़े अमाउंट में हाथी पाए जाते थे, वह आपको पता होगा कि बिहार में हाथी नहीं मिलता, झारखंड में मिलता है, खासकर हजारीबाग के क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पर जो मगध की सेना का मेन स्ट्रेंथ था हाथियों का, वह दिया गया था, झारखंड से आया था। दूसरा जो लोहे के उपकरण थे या लोहे के जो हथियार थे वो तैयार करने का काम करती थी झारखंड की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब जिसका नाम था असुर। अब यहाँ पर याद रखिएगा उस समय ये सारे के सारे लोग उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो आप असुर कह रहे हैं ये सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, आज इनकी स्थिति बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप याद रखिएगा ये उस समय के सबसे ओल्डेस्ट साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने आयरन को मेल्ट करना और आयरन से हथियार बनाना या औजार बनाना सीखा था, शुरुआत किया था। अब इनका आयरन जो है वो कितना अच्छे क्वालिटी का था ये भी जरा आपको हम बताते चले कि कितने अच्छे क्वालिटी का इनका आयरन था। आप लोगों में से कोई भी दिल्ली गया होगा तो दिल्ली में मेहरौली में आप जाएंगे, कुतुब मीनार के सामने आप देखेंगे एक अशोक का पिलर लगा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक लोहे का पिलर गड़ा हुआ है मेहरौली में आपका कुतुब मीनार के सामने। यह करीब करीब 2500 साल से 2500 से करीब करीब यह खड़ा है आपका, 2500 से 3000 साल पुराना ये मेहरौली का लौह स्तंभ है और 3000 साल में विदाउट रस्टिंग खड़ा है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा। आपका साइंस आज बहुत डेवलप कर गया, इतना डेवलप कर गया कि आप बहुत अच्छा स्टील बना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस क्वालिटी का स्टील आप नहीं बना पाए हैं। आपने जो स्टील बनाया है उसको आप रख दीजिए बरसात में, आप देख लीजिए कितना भी आप, क्यों ना आप एकदम से 60 mm का रॉड ले जाके बाहर रख दीजिए बरसात के मौसम में, ये आपका 2 साल में रस्ट लग के बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आज भी ये 2500 साल से खुले में, ऐसा नहीं कि पानी नहीं लगा, ऐसे धूप पानी बरसात सब झेलता हुआ 2500 साल से खड़ा है। तो ये था भारत के लोगों का धातु कौशल, मेटलॉजी जो हमारी थी वो इस लेवल की हमारी थी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि झारखंड की मेटलॉजी किस प्रकार की थी और कितना ये स्ट्रांग था कि आज भी यह चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर से हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा, सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब देखा, मेट्रोलॉजी में उनका सबसे बड़ा योगदान देखा, यहाँ तक कि सिंहभूम क्षेत्र में इनके काफी प्रमाण मिलते हैं इनके एनिसेंट कारखानों के, और यहाँ तक कि यहाँ से सिंहभूम से आपको रोमन सिक्के भी मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सिंहभूम से आयरन बनता था वो रोम तक जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा वो एक बड़े एरिया में पूरे के पूरे विश्व में इसका ट्रेड होता था। तो उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट यही लोग थे जिन्होंने यह पूरा का पूरा तैयार किया था। अब झारखंड के कुछ स्थान पर जीवाश्म क्या होता है, जीवों के वो हिस्से जो चट्टानों के बीच में आकर फंसकर रह गए हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब
यह पत्तों के हिस्से हो सकते हैं, एनिमल फॉसिल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वह चट्टानों के बीच में आकर फंस कर रह गया है, तो वो जीवाश्म कहलाएगा। इससे पता चलता है कि छोटानागपुर में होमो इरेक्टस से होमोसिपियंस जाति में बदलाव हो रहे थे और उस समय झारखंड में बसावट थी। अब यहाँ पर होमो इरेक्टस से होमोसिपियंस का जो टाइम पीरियड पर डेवलपमेंट हो रहा था उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पत्थर के और अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ की जो सभ्यता है वो 3000 वर्ष से ज्यादा पुरानी है। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए झारखंड में काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत झारखंड में जीवाश्म सबसे ज्यादा फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ के जीवाश्म करीब करीब 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने हैं। तो ये भी याद रख लेंगे आप लोग उसको, हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग नोट डाउन करते चले, याद होता जाएगा आपको। यहाँ पर जो हमारे जीवाश्म है वो 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने हैं। लखनऊ में पॉलीबॉटनिकल बिरबल साहनी संस्थान, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये खुद में एक क्वेश्चन है। बिरबल साहनी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ नवाबों के शहर। अब ये नवाबों का शहर लखनऊ, पता है इसके बारे में कुछ आप लोगों को? किसी को कुछ पता है इस लखनऊ के बारे में, इसकी कुछ खासियत आप लोग को? लखनऊ याद रखिएगा, इसका अंतिम नवाब कौन था? लखनऊ का अंतिम नवाब कोई बता सकते हैं? लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे जिसे अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल करके लखनऊ पर कब्जा किया था? लखनऊ दैट मीन्स अवध। कौन था? नहीं पता? किसी का मैसेज नहीं? ये थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे ये? नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ के अंतिम नवाब। 1856 या 55 का टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें इन्हें पद से बाहर किया गया था और इसे अंग्रेजों ने पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। इस पूरी की पूरी घटना जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह के राज्य के अपने कंट्रोल में लिया, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके ऊपर प्रेमचंद की एक कहानी लिखी गई है। इसी समकाल के ऊपर, इस पूरे के पूरे कालखंड के ऊपर एक कहानी लिखी है प्रेमचंद ने, जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, बड़ी बोरिंग टाइप की मूवी है, एक बार देख लो तो सरदर्द होना पक्का है। अमोल पालेकर महान कलाकार है हमारे, अमोल पालेकर वो है और नसरुद्दीन शाह ये सब है, पूरा का पूरा मतलब पूरा बोरिंग प्लेयर्स का एक पूरा टीम है कि देख लो तो उसके बाद 2-4 दिन तक सरदर्द नहीं हटता है। पहले DD1 पर खूब देता था, तुम लोग तो नहीं झेले हो उतना, हम लोग बड़ा परेशान रहते थे, बच्चे थे उस समय। तो क्या आ रहा है टीवी पर? आज आ रहा है शतरंज के खिलाड़ी, और ये हर 2 महीना के बाद एक बार रिपीट करता था। एक तो सप्ताह में एक फिल्म दिखलाता था, ऊपर से हर 2 सप्ताह के बाद ये रिपीट करता था शतरंज के खिलाड़ी। आज देखिए शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी का याद रखिएगा ये प्रेमचंद ने लिखी है। यह भी एक क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष को देखा, लेकिन कभी भी आजादी के संघर्ष के बारे में एक लाइन नहीं लिखा इस बंदे ने। सबसे दुखी स्त्रियां या सबसे दुखी महिलाएं इसी प्रेमचंद की कहानी में पाई जाती हैं। मतलब 2-4 कहानी पढ़ लो तो उसके बाद आम आदमी भी सुसाइड करने का सोचने लगे, ये स्थिति है इनकी। मतलब 2-4 कहानी गलती से पढ़ लो, मतलब जिंदगी में इतना दुख है, इतना दुख है कि आदमी बंदा उसके बाद एक ही चीज होता है कि भैया वो जाके कुआं में ही डूबेगा। ये स्थिति, इतना दुख, मतलब 2-4 कहानी। तो गलती से आप लोग कोई भी प्रेमचंद की कहानी न पढ़ें, क्योंकि पढ़िएगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। और आज के टाइम में लॉकडाउन का टाइम है, गलती से नहीं पढ़ना चाहिए ये सब प्रेमचंद वगैरह का, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन का जिम्मेवारी हम लोगों का नहीं है भाई, सीधा सा याद रखिएगा। बेचारा इतना डरा हुआ रहता था ये प्रेमचंद कि आज तक अंग्रेजों के जुल्म के बारे में एक वर्ड नहीं लिखा, इतना डरपोक था ये। लेकिन भारतीय समाज का छिछलेदर करने में
जितने दुखांत नारियां हैं, जितनी दुख की मारी नारियां हैं, सब इन्हीं की कहानी में दिखती हैं। मतलब कोई खुशहाल नारी हो ही नहीं सकती। जैसे पुराना समय में एक कहानी नहीं चलता था, बड़े लंबे समय की बात है, इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तेरी की हर ब्राह्मण गरीब ही होता था क्या यार? जहां से देखो वहीं से शुरू होता था। बड़े पुराने समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। और कहानी में थोड़ा सा और डाल देना है, क्या कहते हैं, दुख, तो गरीब ब्राह्मण के साथ गरीब ब्राह्मणी भी रहती थी। ले तेरे के, मतलब हद है दुख का भाई, इतना दुख। तो ऐसा ही ये प्रेमचंद का है। तो खैर चलो, वाजिद अली शाह, बड़ा मजेदार आपको घटना इसके बारे में बताता हूँ। वाजिद अली शाह आखिर कैसे पकड़े गए थे? याद रखो, जब इसके ऊपर अंग्रेजों ने इनके महल के ऊपर हमला किया, अवध के महल के ऊपर हमला किया, तो सारे इसके सैनिक, नौकर चाकर सब भाग गए, जितने थे सब भाग गए। ये वाजिद अली शाह ही एक महान आत्मा था जो भागा नहीं। क्यों नहीं भागा? आप लोग के दिमाग में आया होगा कि नहीं, ये लगता है महल छोड़ के नहीं जाना चाहता था, अव्वल नंबर का देशभक्त होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कुछ। ये बेचारे का जूता पहनना नहीं आता था, तो ये चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे जूता पहना दो, मुझे जूता पहना दो। और जब तक इसको जूता पहनाता कोई, तो सारे जूता कौन पहनाता, सब तो भाग लिए थे। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर कूटा इसे, फिर सिखलाया कि देखो ऐसे जूता पहनते हैं, उसको पहना के फिर इसे जेल में लेके गए। तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह। तो तुम लोग में से भी जो कोई जरूरत से ज्यादा आलसी होगा और होमवर्क नहीं करेगा, उसका भी खिताब यही देंगे, वाजिद अली शाह का। ठीक है, तो अपना आलस से मत दिखलाइएगा होमवर्क में, तो यही खिताब मिलेगा मेरी तरफ से। चलिए, जीवाश्म पार्क मंडरो का दृश्य कल मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये जीवाश्म पार्क मंडरो जो कि हमारा बन रहा है। अब यहाँ पर झारखंड में, ये एक आपका बीबीसी का रिपोर्ट मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, याद रखिएगा। झारखंड में 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। बीबीसी ने इसे बड़े प्रमुखता से इस ईयर छापा था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड के साहेबगंज जिले में अगर हम लोग बात करते हैं कि पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म के फॉसिल्स मिले हैं। इन जीवाश्म पर जुरासिक काल के पत्तों की छाप है, यानी कि लीफ इंप्रेशन है। इसके 150 से 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का दावा किया जा रहा है। माना जाता है कि यह जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह संभवतः डायनासोर्स के भोजन वाले, क्योंकि इनका हाइट काफी ज्यादा है। ये जो पत्ते मिले हैं, इससे पता चलता है कि इसके पौधों की हाइट काफी ज्यादा हुआ करती थी, तो वह उस हाइट पर डायनासोर ही इसको खा सकता है। अब इस इलाके में जुरासिक पार्क यानी कि मेसोजोइक एज के जंतुओं के जीवाश्म के मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब यहाँ पर कोई भी डायनासोर का जीवाश्म नहीं मिला है, याद रखिएगा। तो साहेबगंज स्थित पीजी कॉलेज का टीचर है डॉक्टर रंजीत प्रसाद सिंह, उन्होंने ही यह पूरी की पूरी खोज की है। अब यहाँ पर आते हैं तालझड़ी प्रखंड। यहाँ पर तालझड़ी प्रखंड के दूधकोल गांव में मिले इन जीवाश्म को संरक्षित करने और उस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए पत्र लिखा गया है। दूधकोल साहिबगंज जिले के मंडरो जिला में निर्माणाधीन फॉसिल्स पार्क से 45 किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा, ये फॉसिल्स पार्क से भी 45 किलोमीटर दूर का ये इलाका पड़ता है। और यहाँ पर काफी आपका बात करेंगे तो और भी फॉसिल्स के प्रमाण मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े वैज्ञानिक राजमहल की पहाड़ियों की खुदाई पहले से भी करते आ रहे हैं। उन्हें इसी इलाके में कटघर, यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्लेस को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कटघर गांव में अंडों के जीवाश्म मिले थे जो रेप्टाइल्स की तरह थे। 1940 के दशक में उन्हें यहाँ पेंटोजाइली प्रजाति के प्लांट फॉसिल्स की खोज की थी। तो यहाँ पर पेंटोजाइली प्रजाति का प्लांट के फॉसिल्स की खोज की थी। उसके बाद देश दुनिया के कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए स्टडी करने के लिए। तो ये वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्लेस है, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिहायश नहीं है, इसकी वजह से ये संरक्षित रह पाया है अभी तक। ये देखिए, ये है आपका लीव इंप्रेशन। अब यहाँ पर भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत के अनुसार राजमहल की पहाड़ियों पर ऐसे जीवाश्म पाए जाने की मूल वजह है
कि यहाँ कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और माना जाता है कि इन विस्फोटों ने यहाँ की बसावट बदल दी और पेड़ों और जीव जंतुओं को चट्टानों के बीच में फंस गए। अब वही जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ एनिमल फॉसिल्स नहीं मिला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी तक यहाँ पर एनिमल फॉसिल्स यानी कि स्केलेटन नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखो, इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द नॉर्दर्न कर्णपुरा वैली इट लाइज ट्रैवल विलेज नोन एज इसको। अब मैं आपको सबसे पुराने पेंटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ कि झारखंड में सबसे पुराना रॉक पेंटिंग्स कहाँ मिला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह इसको गांव है हजारीबाग का, जो नॉर्दर्न कर्णपुरा घाटी में पाया गया है। तो यहाँ पर इसको, यह बड़का गांव ब्लॉक में आपका अवस्थित है हजारीबाग का, और यहाँ पर से आपको करीब 15 किलोमीटर दूर पर यह आपको रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। अब रॉक पेंटिंग्स में मैंने कल आप लोग को बताया था कि भारत में सबसे ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग भीमबेटका में मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक पेंटिंग है भारत में वो भीमबेटका में पाई गई है, करीब करीब 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना। बिल्कुल सही ऋषभ। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो भीमबेटका की जगह है यह भी बाय चांस खोजी गई थी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहे थे आपका भोपाल की ओर, उन्होंने देखा कि यहाँ जिस रेलवे ट्रैक से देखा कि किनारे जो पहाड़ है वो बड़ा ही एक प्रकार से विचित्र जान पड़ रहा है, और दूसरा चीज है कि ये लगता ऐसा है कि इस इलाके में कभी कोई रहा नहीं है, कभी कोई गया नहीं है। तो वहां पर वो ट्रेन छोड़ देते हैं, ट्रेन से उतर पड़ते हैं और खोज करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद उनको ये सारी की सारी गुफाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से इसकी खोज हुई थी भीमबेटका के स्थल की। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो भीमबेटका का स्थल हम लोग कह रहे हैं, ये आपका भोपाल के पास है। खैर चलो, यहाँ पर अब हम लोग इसको वाली बात करते हैं। इसको यहाँ से हमारा सबसे प्राचीन किसका मिलता है प्रमाण, हमें कोहबर कला के प्रमाण मिलते हैं। द साइट वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय द फिजिसिस्ट टोनी हर्बर्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टोनी हर्बर्ट ने इसकी खोज की थी। 1991 में पर्यावरण कार्यकर्ता तथा पद्मश्री बलू इमाम के द्वारा इन्हें आपका पूरा का पूरा फिर से इसे एक प्रकार से कहते हैं लाइमलाइट में लाया गया। तो बलू इमाम जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं वो इसे लाइमलाइट में लाते हैं 1991 के बाद में। He informed about the 30-meter deep painting caves dating back 10,000 BC to 4,000 BC। तो यहां पर याद रखिएगा, यह आपका काफी महत्वपूर्ण है। Mr. Imam informed the Bihar Archaeological Department for a study about the antiquity. The rock art were studied by the authorities of the Indian Rock Art and the Prehistoric Department of the Archaeological Survey of India, Nagpur, between the years of 1993-95। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इसकी स्टडी करती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इवेंचुअली with further exploration many such rocks artscapes were discovered in the region. Also varieties of stone tools were found such as axe, microliths। अब यहाँ पर हथियार क्या क्या मिल रहे हैं पाषाण काल के, एक्स मिल रहे हैं, माइक्रोलिथ मिल रहे हैं, बोरर मिल रहे हैं, स्टीपर्स मिल रहा है, क्लेवर्स मिल रहा है, लीफ ब्लेड मिल रहा है, कोर स्टोन मिल रहा है। कोर स्टोन जिससे आपका पत्थर से बनाया जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके माइक्रोलिथ्स बनेंगे, बोरर बनेंगे, आपके स्ट्रिपर्स, क्लीवर्स, ये सारे के सारे बनेंगे। जब पाषाण काल में हम लोग बात करेंगे तो पाषाण काल में इस प्रकार के पत्थर हुआ करते थे, इसे हम लोग हैंड एक्स कहा करते थे। अब इसी हैंड एक्स से कुछ हिस्से तोड़ लिए जाते थे, इसके ऊपर चट्टानों का प्रहार करके ये कुछ हिस्से तोड़ लिए जाते थे, तो इसको कहते थे माइक्रोलिथ्स। ये क्या कहलाते थे, माइक्रोलिथ्स कहलाते थे। और ये माइक्रोलिथ को भाला के ऊपर या तीर के ऊपर बांध के मारा जाता था, क्योंकि ये नुकीले होते थे, इसकी वजह से ये ज्यादा घातक होते थे। वहीं पर कुछ हमारे क्लीवर्स, कुछ बोरर्स भी मिले हैं जो हमारा छेद करने के काम में आते थे। अब यहाँ पर यह सारे के सारे मिडिल टू अपर पैलेलिथिक पीरियड के पाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर द रॉक पेंटिंग केव्स आर कॉल्ड कोहबर। अब यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण ये चीज है, ये रॉक पेंटिंग्स जो है वो कहलाती है कोहबर।
बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा यह कोहबर कला कहा जाता है। बिलीव्ड टू बी मैरिज रूम्स इन द एनिसेंट टाइम, यह संभवतः आज भी आप देखेंगे विवाह के उपरांत जब दोनों दंपति आते हैं तो उनको हाथ की छाप डाली जाती है आप किसी घर के रूम के ऊपर। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह 9 दंपतियों के द्वारा बनाया गया या उनके लिए बनाया गया ये पूरा का पूरा आपका कला है। तो यहाँ पर कोहबर इसे कहा गया। द पेंटिंग्स फाउंड इन द केव आर मोटिव्स एंड एनिमल आर्ट्स, यहाँ पर मोटिव्स है, एनिमल आर्ट्स हैं, विच आर ऑल्सो पेंटेड बाय द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स के द्वारा पेंट किए जाते हैं ऑन वॉल्स ऑफ दियर मड हाउस, उनके जो मिट्टी के घर होते हैं उस पर यह पेंट किए जाते हैं। द पेंटिंग्स फाउंड आर सोहराई, इसके अलावा जो पेंटिंग पाई गई है वो सोहराई है एंड कोहबर है। टू फॉर्म्स ऑफ द मटेरियल आर्ट दैट ऑर्गेनाइज इन द रीजन। अब सोहराई भी हमारे क्षेत्र में एक आर्ट के रूप में है और दूसरा कोहबर तो है ही हमारे एक आर्ट के रूप में। तो ये दोनों के प्रमाण इसको की पहाड़ी से मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 प्रकार के पेंटिंग्स मिल रही है, एक सोहराई मिल रहा है, दूसरा कोहबर मिल रहा है, तो दोनों प्रकार का। अब यहाँ पर इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा, तो वो भी हम लोग करेंगे। द ज्योमेट्री डिजाइन्स आर आल्सो फाउंड व्हिच बिलीव्ड टू हैव ड्रॉन बाय द प्रीस्ट। अब यहाँ पर ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी यहाँ पर बनाया गया है, संभवतः ये पूजा के लिए यह बनाए जाते थे। वहीं पर अगर बात करेंगे रिसेंटली सोहराई एंड कोहबर पेंटिंग्स ऑफ झारखंड गॉट द जीआई टैग। अब यहाँ पर याद रखिएगा सोहराई और कोहबर को हम लोगों ने क्या दिया है, जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। ठीक है, अब 1 मिनट बच रहा है, आप लोग सबके सब ऑलरेडी बाहर चले जाएंगे, क्लास खत्म होगी और वापस आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस जीआई टैग को डिस्कस करेंगे। तो जीआई टैग क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, किसको मिलता है, कौन देता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। साथ में हम लोग इस हिस्ट्री वाले सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 9:40 हो रही है। अब अगला सेशन इकोनॉमिक्स का है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए।